तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो आखिर में ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ब्रीथिंग मतलब सिंपली क्या होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर। एयर को इनहेल करना, एक्सहेल करना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रीथिंग बोलते हैं। तो आखिर में कौन कौन से मसल्स जो कि इसमें रोल प्ले करते हैं उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आखिर में भैया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में कौन कौन से मसल्स का रोल होता है इसको सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, मसल्स, तो कौन कौन से मसल्स इसमें हम लोग का रोल प्ले करते हैं भैया ब्रीथिंग के केस में। देखो तो मसल, सबसे फर्स्ट जो मसल भैया जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बताओ जरा, डायफ्राम। सबसे फर्स्ट मसल जिसे बोला जाता है क्या, डायफ्राम मसल। समझे ना, डायफ्राम मसल कैसा होता है भाई, डोम शेप का, ये हम लोग का डोम शेप का भाई मसल ये होता है। समझे ना, डोम शेप का मसल होता है जिसे बोलता है डायफ्राम। समझे, मेजर रोल जो मसल आप समझो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में, आप ब्रीथिंग के केस में जो मेजर रोल कौन से मसल का होता है भैया, मेजर रोल हम लोग का डायफ्राम मसल का ही होता है ब्रीथिंग के केस में। समझे, तो मेजर रोल कौन प्ले करता है ब्रीथिंग के केस में, आप समझो मेजर जो मसल भैया हम लोग का क्या होता है, हम लोग को मेजर रोल प्ले करता है ब्रीथिंग के केस में डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल इसी का अप्रोक्सीमेटली आप समझना कि 70 से 80% इसी का रोल होता है भैया ब्रीथिंग में। समझे, 70 to 80% ब्रीथिंग में किसका रोल होता है भाई, हम लोग का डायफ्राम मसल का। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल है भैया जिसे बोलते हैं क्या, डायफ्राम बोला जाता है। ठीक है, कैसा होता है भैया हम लोग का डोम शेप, कैसा होता है बताओ जरा, ये होता है भैया डोम शेप का, ये हम लोग का होता है कैसा बताओ, ये होता है भाई डोम शेप का। ये कैसा होता है, डोम शेप का ये मसल होता है। ठीक है, डोम शेप क्या होता है, ये मसल होता है। ये देखो भाई हम लोग का रिब्स बन गया, ये क्या बन गया भैया, ये बन गया रिब्स, ये बन गया रिब्स। समझ गया आपको, ये क्या बन गया भाई, इसे बोलते हैं रिब्स। ठीक है, तो ये रिब्स बन गया। ठीक है, अब देखना भाई यहाँ पर होता है क्या, यहाँ पर डोम शेप का होता है मसल, इसे बोलता है डायफ्राम। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो आपको डोम शेप का मसल जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको यहाँ पर आप देखो भाई, जो यहाँ पर आपको डोम शेप, यहाँ पर कौन सा शेप का भाई, ये आपको जो डोम शेप का मसल दिख रहा है इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं डायफ्राम मसल। समझे, इसी का, इसका ही क्या होता है, मेन रोल होता है किसमें, आप समझो कि ब्रीथिंग के केस में क्या होता है, इसी का भाई मेन रोल होता है। ये डोम शेप का मसल जो आपको दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसे बोलते हैं हम लोग है डायफ्राम। समझे, तो डोम शेप का जो मसल है, जो डोम शेप का मसल, इसे बोलते हैं क्या हम लोग भाई, क्या बोलते हैं इसको, डोम शेप के मसल को डायफ्राम बोला जाता है। ठीक है, डोम शेप, ये कौन शेप का भैया हम लोग का है, डोम शेप का मसल। समझे, डोम शेप का है भैया ये मसल। समझे, डोम शेप का होता है डायफ्राम मसल। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड जो मसल जो कि इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन मींस ब्रीथिंग में रोल होता है भैया, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भैया इंटरकोस्टल मसल, जिससे हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो सेकंड जो मसल है जिसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल, जिसे बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। समझे ना, तो आखिर में जो इंटरकोस्टल मसल भाई, ये जो हम लोग का इंटरकोस्टल मसल है, आप समझना इंटरकोस्टल मसल आप समझो कि कहाँ होता है, प्रेजेंट हम लोग के बिटवीन रिब्स, रिब्स के बीच में ये हम लोग का क्या होता है भाई, इंटरकोस्टल मसल जो कि प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बिटवीन रिब्स हम लोग का इंटरकोस्टल मसल क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है। समझ गए आपको, तो आखिर में दो टाइप के होते हैं भैया इंटरकोस्टल मसल, जो कि रिब्स के बीच में क्या होता है, ये मसल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से भैया, कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, एक हम लोग का होता है भैया जिसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और एक होता है भैया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझे, तो आखिर में ये देखो, एक हम लोग का होता है भैया एक्सटर्नल, एक होता है क्या एक्सटर्नल, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। समझे ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझे आपको, इंटरकोस्टल मसल। और सेकंड जो होता है भाई जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड जो हम लोग का होता है जिसे बोला जाता है क्या बताओ जरा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझे, दो टाइप के क्या होते हैं भैया, आप हम लोग का क्या होता है बताओ जरा, इंटर कोस्टल मसल होते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ है आपको, तो आखिर में आप समझना भाई, क्या समझोगे आप, कि आखिर में आप समझो कि भाई कि आखिर में ये हम लोग के मसल कहाँ होते हैं, इंटरकोस्टल मसल तो हम लोग के भैया बिटवीन रिब्स होता है, रिब्स के बीच में होते हैं जो मसल जो कि बाहर की तरफ, जो एक्सटर्नल मींस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मतलब जो मसल जो बाहर की तरफ होता है, इसे क्या बोलते हैं, रिब्स के बाहर की तरफ होता है जो मसल, इसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो मसल जो कि आप समझो कि अंदर की तरफ, रिब्स के इनसाइड अंदर की तरफ होता है, इसे बोलते हैं क्या, हम लोग का भाई जो मसल जो कि बिटवीन रिब्स मतलब रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है
बिटवीन दो रिब्स, टू रिब्स, समझे, दो रिब्स के बीच में जो मसल्स होता है, जो मसल क्या होता है भैया, प्रेजेंट होता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो आपको समझ है कि दो रिब्स के बीच में जो मसल्स क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, आपके लिए मैं ये देखो आप भाई, ये हम लोग के दो रिब हैं, ये हम लोग के क्या है, ये हम लोग के टू रिब्स, ये दो रिब हैं, आपको समझ है, ये दो रिब हैं, आप मान लो, अभी मान लो है नहीं लेकिन मान लो, ठीक है, कि क्या है भाई, ये हम लोग के दो रिब है, समझे, टू रिब्स हैं। तो ये दो रिब के बीच में भाई देखो, ये दो रिब्स के बीच में जो मसल होगा, ये दो रिब्स के बीच में जो मसल होगा, इनके बीच में आप देखना है, इनके बीच में जो मसल होगा, दो रिब्स के बीच में आप देखो भाई, ये दो रिब्स के बीच में आपको दिख रहा है क्या, ठीक है, आप बिटवीन देखो, ये दो रिब्स के बीच में जो आपको मसल, ये देखो, ये एक रिब है, ये दूसरा रिब है, ठीक है, दो रिब के बीच में जो मसल आपको दिख रहा है ना, ये जो मसल आपको दिख रहा है, इसे जो आपको ये मार्कर दिख रहा है, ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इसे कौन सा बोलेंगे बताओ, कौन सा मसल है भैया, हम लोग का इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अगर दो रिब के बीच में, अगर दो रिब के बीच में मसल है भाई, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बोलेंगे, समझे, बिटवीन दो रिब ये मसल है तो इसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और ये मसल अगर आप समझो भाई, अगर ये मसल हम लोग के दो रिब के कहाँ, दो रिब के ऊपर ऐसी, अगर ऐसे मसल जो है आप समझो कि इंटरकोस्टल मसल, ये हम लोग का कौन सा मसल है भैया, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। अगर ये दो रिब के यहाँ ऐसी ऊपर, दो रिब के ऊपर मतलब बाहर की तरफ ऐसी प्रेजेंट, दो रिब के बाहर, ठीक है, दो रिब के ऊपर अगर यही मसल आप समझ लें भैया कि दो रिब के ऊपर अगर प्रेजेंट, अगर यही मसल आप समझो कि दो रिब के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो आपको याद हो गया, आपको लोकेशन समझ है कि एक्चुअल भैया ये दो मसल का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ होता है, कहाँ पर हम लोग के रिब्स में कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, आपको समझ है ना। तो अगर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दो रिब के ऊपर, दो रिब के सरफेस पर, दो रिब के आप समझो कि एक्सटर्नली क्या होता है, एक्सटर्नली आप समझो कि ये मसल बाहर की तरफ क्या होता है भैया, प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं हम लोग के इंटरनल, कौन सा मसल, इंटरकोस्टल मसल। तो इसे बोलते हैं क्या, बाहर की तरफ सरफेस में होता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और जो मसल जो कि दो रिब के बीच में, बिटवीन टू रिब्स जो मसल होते हैं, देखो बिटवीन दो रिब्स के बीच में जो मसल है भाई, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे भाई हम लोग क्या, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में दो मसल का लोकेशन कहाँ है भाई, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, समझे ना। तो ये देख लो भैया, आप देख लो, अगर आप देखना चाहोगे तो इसको आप यहाँ भी देख लो, इसको यहाँ भी आप देख सकते हो, यहाँ भी आप देखो भैया, हम लोग के अगर दो मसल भैया, ये दो मसल अगर आप समझो कि अगर दो मसल भाई कहाँ, ये दो मसल अगर दो रिब, ये दो रिब जो कि दो रिब के ऊपर अगर जो मसल है, अगर दो रिब के ऊपर भैया मसल है, तो इसे बोलेंगे क्या, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझे ना। और बिटवीन, अगर बिटवीन टू रिब्स आप समझो कि टू रिब्स के बीच में, अगर टू रिब्स के बीच में, अगर टू रिब्स के भैया कहाँ, टू रिब्स के बीच में अगर मसल है, अगर टू रिब्स के बीच में मसल है, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे भैया क्या हम लोग, इसे बोलेंगे भाई इंटरकोस्टल मसल, समझ है आपको। तो ये आपको क्लियर समझ है कि इनका लोकेशन के एक्चुअल में कहाँ होते हैं। आज के पहले, इससे पहले आपने कभी इसका एग्जैक्ट लोकेशन आपने समझा था क्या, नहीं समझे थे भाई, आपके लिए न्यू है, समझे ना। तो ये तो आपको समझ है कि इनका लोकेशन कहाँ भाई, कहाँ पर ये क्या होता है भाई, प्रेजेंट होते हैं, आपको समझ आया होगा, ठीक है। और कौन सा मसल का रोल होता है भैया ब्रीथिंग में, और कौन से मसल का रोल होता है बताओ सर, कौन से मसल का भैया, हम लोग को कौन से मसल का, जिसे बोलते हैं कि एब्डोमिनल मसल, समझे। एब्डोमिनल मसल का रोल किसमें होता है भाई, बताओ तो मेरे को जरा। एब्डोमिनल मसल हम लोग के फोर्सफुल एक्सपायरेशन, आप समझना कि फोर्सफुल एब्डोमिनल मसल जो है भैया, ये हम लोग के क्या करता है, फोर्सफुली आप समझो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इनका रोल होता है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में हम लोग के एब्डोमिनल मसल जो कि रोल प्ले करते हैं, समझे ना, जो कि इनका क्या होता है भैया, रोल होता है किसमें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, ठीक है भाई, समझ है आपको। आगे बढ़े क्या, तो आपने कौन कौन से मसल भैया हम लोग के ब्रीथिंग में रोल प्ले करते हैं आपको समझ है। सबसे फर्स्ट मसल है क्या, डायफ्राम। डायफ्राम जो कि एक डोम शेप का मसल होता है, डोम शेप का मसल होता है, ठीक है। मेजर रोल मसल कौन, आप समझो कि ब्रीथिंग के केस में मेजर रोल किसका होता है भैया, मेजर रोल हम लोग का होता है किसका, डायफ्राम का ही होता है, ठीक है। सेकंड जो मसल भाई हम लोग का है इंटरकोस्टल मसल। तो आखिर में जो इंटरकोस्टल मसल आप समझो कि रिब्स के बीच में क्या होता है भाई, ये प्रेजेंट होता है, बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और बिटवीन द रिब्स प्रेजेंट है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। और थर्ड जो मसल है भैया जिसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम मसल, मतलब सॉरी, थर्ड मसल क्या बोलते हैं जिसको,
हम लोग एब्डोमिनल मसल का रोल किसमें होता है भाई? फोर्सफुल एक्सपायरेशन में किसका रोल होता है भैया? हम लोग के किसका बताओ जरा? एब्डोमिनल मसल का। ठीक है, तो आप कौन कौन से मसल, जो कि मसल को आप समझो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब हम लोग के भैया जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी तो क्या होता है भैया? ब्रीथिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेंगे, जब ये मसल्स का भैया कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तभी तो हम लोग क्या कर पाते हैं भैया? ब्रीथिंग एंड आप समझो ब्रीथिंग हो पाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है तभी क्या होता है भैया? इंस्पायरेशन, मतलब एयर को इनहेल करता है, समझ आपको। जब इसका रिलैक्सेशन होता है डायफ्राम का तो एक्सपायरेशन। वही जब कॉन्ट्रैक्ट मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे कब क्या हुआ तो क्या होने वाला, उसको सब चीज को भाई डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ है कि आखिर में कौन कौन से मसल का रोल होता है। आगे बढ़ेंगे ही भाई। ठीक है, बढ़ना हम लोग का काम है, समझे ना। तो आखिर में बात करते हैं कि हम लोग भैया अब बात करते हैं, देखो भाई कि आखिर में इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में होता है क्या भैया? एक बार ओवरव्यू समझ लेते हैं। ठीक है, कि आखिर में इंस्पायरेशन कब होगा, मतलब इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? इनहेलेशन को ही बोलते हैं इंस्पायरेशन, और आप समझो कि एक्सहेलेशन को ही क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन को ही बोला जाता है क्या? एक्सपायरेशन। आपके एनसीईआरटी ने क्या किया भैया? आपके एनसीईआरटी महान है, हम क्या बोले भाई? ठीक है, आपके एनसीईआरटी ने इनहेलेशन नहीं लिखा है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए क्या लिख दिया है? इंस्पायरेशन। तो कंफ्यूज मत होना, इंस्पायरेशन मतलब है क्या? इनहेलेशन। एक्सपायरेशन मीन्स एक्सहेलेशन, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है, समझे ना? क्लियर है? तो आप समझो कि भैया कि आखिर बात करते हैं हम लोग कि ब्रीथिंग में बात करेंगे हम लोग कि इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन कैसे होता है भैया, आप समझना। ठीक है, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में कैसे, मतलब इसमें क्या मैकेनिज्म आप समझो, ओवरव्यू आप समझो क्या है, इसमें क्या होता है। ठीक है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन में क्या होता है इसको आप समझो। ठीक है, देखो तो इंस्पायरेशन कब होगा भैया? इंस्पायरेशन आखिर में कब होगा भाई? इंस्पायरेशन कब होगा समझो, जब हम लोग के लंग्स का, आप समझो कि जब हम लोग के क्या भी ध्यान से सुनो, जब हम लोग के लंग्स का वॉल्यूम, जब हम लोग के भैया लंग्स का वॉल्यूम कम होगा, मीन्स लंग्स के वॉल्यूम आप समझो ना, जब लंग्स का वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा, बताओ जरा। जब लंग्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो क्या होगा भैया? जब लंग्स का हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा भैया। और जैसे ही लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो क्या यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया? यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया भाई? ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। हम लोग का यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। कैसे भैया? एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, लंग्स का प्रेशर कम हो गया। आखिर में लंग्स का प्रेशर कम क्यों हो गया भैया? क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया। तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो गया। मतलब समझो कि जो प्रेशर होता है भैया डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वॉल्यूम के, समझे? प्रेशर भैया इनवर्सली क्या होता है? आप समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो प्रेशर भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे भैया? प्रेशर हम लोग का भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? वॉल्यूम के, समझे ना? मतलब क्या भैया? मतलब ये है कि जितना ज्यादा आप समझो कि इसका मतलब क्या भैया? इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे उतना ही ज्यादा प्रेशर कम होगा, समझे? इसका मतलब क्या है? जितना ज्यादा वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे भैया तो इससे क्या होगा भैया? वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर कम होगा, समझे? वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, समझ आपको? अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा भैया? अगर वॉल्यूम को आप डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, समझे? तो आपको ये समझ आ रहा है कि एक्चुअल में भैया क्या होगा, मतलब कहानी आपने समझा कि वॉल्यूम इंक्रीज करने पर क्या होता है भाई? प्रेशर डिक्रीज होता है, समझे ना? और वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर क्या होता है भैया? वॉल्यूम को डिक्रीज करने पर भाई प्रेशर इंक्रीज होता है। तो आपको ये समझ है इनवर्सली प्रेशर भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किससे? वॉल्यूम से, समझे? तो आखिर में इंस्पायरेशन कब होगा भैया? इंस्पायरेशन कब होगा? जब समझो कि जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जब लंग्स का वॉल्यूम भैया क्या हो जाएगा? लंग्स वॉल्यूम जब हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा भाई, लंग्स वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा भैया? इससे क्या होगा आप बताओ जरा। इससे क्या आप समझो कि जब हम लोग का लंग्स है भैया, हम लोग का क्या है? ये लंग्स से आप समझना भाई, ठीक है? आप समझो कि ये लंग्स है, ठीक है? ये लंग्स है, समझ आप? ये लंग्स आप देखो भाई, आपको दिख रहा है ये लंग्स है, ठीक है? आप समझना भाई इंस्पायरेशन कब होगा आप समझो, ठीक है? आप समझना
तो आखिर में जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इससे क्या होगा भाई, इससे आप समझो, इससे क्या होगा भैया, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज। लंग्स के अंदर का प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या भैया, आप समझो कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भैया क्या है, ज्यादा है भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि ज्यादा है, समझे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो क्या होगा भैया, एयर जो कि एटमॉस्फेयर से, एयर जो कि भैया, एयर जो कि एटमॉस्फेयर से कहां से आएगा, एयर एटमॉस्फेयर से भैया लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, समझे, एयर एटमॉस्फेयर से भैया लंग्स के अंदर एंटर कर जाए, क्योंकि बाहर का प्रेशर, बाहर का समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम है, तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर ग्रेडियंट, यहाँ पर ग्रेडियंट मींस आप समझो कि यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, यहाँ पर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, इसीलिए जो एयर है भैया एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इंस्पायरेशन, इसी को तो बोला जाता है क्या, इंस्पायरेशन इसे बोलते हैं, समझे ना। तो आखिर में इंस्पायरेशन होने के लिए क्या होना भाई, इंस्पायरेशन होने के लिए भैया लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा। जब लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तभी तो लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, और लंग्स के अंदर का प्रेशर जब डिक्रीज होगा भैया तभी तो इंस्पायरेशन होगा। तो आखिर में कैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसको हम लोग देखेंगे, समझे। जब कौन से मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आखिर में कौन से मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आखिर में कैसे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है इसको हम लोग देखेंगे, सब देखेंगे। तो आपको आइडिया लग गया कि एक्चुअल भैया इंस्पायरेशन होने के लिए क्या चाहिए भैया, लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा, तभी क्या होगा, तभी लंग्स के अंदर का प्रेशर, लंग्स इनसाइड, आप समझो कि लंग्स के अंदर के प्रेशर क्या बोलते हैं, आपके इंसाइड लिखा है क्या, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो घबराना मत भाई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर किसे बोलते हैं, लंग्स के अंदर का प्रेशर, जो लंग्स इनसाइड लंग्स के अंदर का जो प्रेशर, इसे क्या बोलते हैं, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, समझे। इनसाइड लंग्स के अंदर के प्रेशर को भैया इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कि एक्सपायरेशन। तो आखिर में एक्सपायरेशन कब होगा, जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज, जब लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, जब लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, जब लंग्स का वॉल्यूम भैया डिक्रीज हो जाएगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे होगा क्या, एक्सपायरेशन, समझे। तो आखिर में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा भैया, बताओ तो जरा, आखिर में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा। अब देखो लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज कब होगा इसको देखेंगे, इसको हम लोग देखेंगे कैसे लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। लेकिन आप समझो कि जब लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा भैया, लंग्स के अंदर का प्रेशर की क्या हो जाएगा, इंक्रीज की डिक्रीज, इंक्रीज, समझो ना, वॉल्यूम कम प्रेशर ज्यादा, वॉल्यूम कम प्रेशर हाई, समझे। तो अगर लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा भाई तो लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, समझे बात को। तो आप समझो कि आप समझो भाई जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो क्या होगा भाई, आप समझना क्या होगा इसको, आप समझना, ठीक है। जैसे वॉल्यूम डिक्रीज हुआ भैया, जैसे क्या हुआ भैया, जैसे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, आप समझो तो इससे क्या होगा भाई, इससे आप समझना कि जैसे भैया जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इससे क्या होगा भाई, इससे आप समझो कि भैया हम लोग का जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम, ठीक है, इनसाइड लंग्स के अंदर का जो वॉल्यूम भैया क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, समझे ना। तो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाए, मतलब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इससे लंग्स के अंदर का प्रेशर मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर भैया इंक्रीज हो जाएगा, समझ जाए आपको, ठीक है। अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज होगा, तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझो कि आप समझना एटमॉस्फेयर का प्रेशर अभी क्या भैया, आप समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग का कम है, अभी हम लोग का क्या भैया, आप समझो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भैया कम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है और लंग्स के अंदर का प्रेशर हाई है, समझे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या भैया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, समझे। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा है। क्यों भैया, लंग्स के अंदर प्रेशर ज्यादा क्यों हो गया, क्या रीजन है, क्योंकि लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। तो आखिर में एयर क्या होगा भाई, एयर आप समझो कि लंग्स से हम लोग कहां चला जाएगा भैया, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, एयर जो कि लंग्स से भैया कहां चल जाएगा, एयर भैया लंग्स से आप समझो कि एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में ये चला जाएगा, समझे। एटमॉस्फेयर में बाहर ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, लंग्स से एयर जो कि एटमॉस्फेयर में ये चला
जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपायरेशन, समझे ना। तो इसी को क्या बोलते हैं भैया हम लोग, एक्सपायरेशन। तो आपको बताऊंगा मैं अब कि आखिर में कैसे भैया लंग्स के वॉल्यूम को कैसे इंक्रीज कर सकते, कौन कौन से मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आखिर में लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और कौन कौन से मसल भैया जब रिलैक्स करेंगे या फिर कैसे, कौन कौन से मसल जब रिलैक्स करते हैं तो आखिर में लंग्स का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। समझ है आपको, तो ये आपको एक कंप्लीट समझ जाए कि इंस्पायरेशन में क्या होता है। इंस्पायरेशन कब होगा, जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम क्या होगा भैया हम लोग का डिक्रीज होगा, तो इंस्पायरेशन। और लंग्स के अंदर का वॉल्यूम जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा इससे भैया, इससे हम लोग का होगा क्या, एक्सपायरेशन। इससे होगा जिसे बोलते हैं क्या भैया हम लोग, एक्सपायरेशन। ठीक है भाई, समझे बात को, आगे बढ़े। तो अब हम लोग बात करेंगे भैया किसके बारे में बताओ जरा। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया इंस्पायरेशन कैसे होता है, समझे ना। इंस्पायरेशन की में जब कैसे कौन कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंस्पायरेशन होता है भैया, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाई, भैया आपको समझ आया होगा भैया, कौन ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, समझे। बेसिक कॉन्सेप्ट जितना जितना आपका समझो, जितना बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे ना, जितना बेस को स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही आपका घर क्या होगा भैया, आपका कॉन्सेप्ट आपके मजबूत बनेगा, समझे ना। तो आप बेस को स्ट्रॉन्ग करो भाई, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सब कुछ पॉसिबल है भैया। जितना भी आप हार्ड कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली समझ जाओगे, लेकिन बेस आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए भाई, ठीक है। बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कितना भी फ्लोर बनाओ कोई मतलब नहीं है, समझे, क्योंकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग है भाई, समझे। देखो भाई, तो आखिर बात करते हैं हम लोग क्या इंस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन कैसे होता है आप देख रहे हैं, ठीक है। इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन में आप समझो भाई, इंस्पायरेशन जो कि इसमें आप समझो कि इसको मैं ऐसे लिखता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है। इंस्पायरेशन, ठीक है, इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है भैया, इसमें आप समझो कौन से मसल का कॉन्ट्रैक्शन भाई। इंस्पायरेशन में आप समझना भाई, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम मसल का, समझे। तो आखिर में इंस्पायरेशन में क्या होता है भैया, इंस्पायरेशन भैया यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप समझना कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, यहाँ पर डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझे। तो इसमें आप समझो कि इंस्पायरेशन कब होगा भैया, इसमें हम लोग का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल। यहाँ इसमें क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम मसल का, समझे। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका, कॉन्ट्रैक्शन भाई डायफ्राम मसल, समझे। डायफ्राम मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या होता है, इंस्पायरेशन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका भैया, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पहले डायफ्राम कैसा था भैया, पहले डायफ्राम था हम लोग कैसा था, डोम शेप का था। डायफ्राम कैसा था बताओ जरा, ये हम लोग का था भैया कैसे, डोम शेप। कैसी है, डोम शेप का था। तो डोम शेप का आप समझो, डायफ्राम कैसा था पहले, डोम शेप का था, ये डोम शेप का था। लेकिन जब इसका क्या होता है भैया, जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, जब इसका क्या होता है भाई, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो डायफ्राम हम लोग का डोम शेप से भाई फ्लैट हो जाता है। जब देखो ना, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो डोम शेप से भैया कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, समझे ना। तो इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भैया ये हम लोग का फ्लैट हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई फ्लैट, ये हो जाएगा भाई क्या, ये हम लोग का फ्लैट, ये हम लोग का भाई ऐसी फ्लैट हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, हम लोग का देखो ये फ्लैट हो जाएगा, समझे। ये हो जाएगा भैया फ्लैट, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैसा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हो जाएगा भैया फ्लैट। ये हो जाएगा भाई कैसे, ये फ्लैट हो जाएगा, समझ है आपको, ठीक है। तो ये तो आपने समझ लिया कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका भैया, डायफ्राम मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे आप समझो डायफ्राम मसल जो डोम शेप का ये हम लोग का फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन, जैसे क्या हुआ भाई, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप समझोगे क्या होगा भैया, इससे आप समझना कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब आप समझो ना डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो इससे क्या होगा भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कौन से डायरेक्शन में होता है भैया, कौन से डायरेक्शन में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है बताओ जरा, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, समझे। ऊपर से नीचे की तरफ, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में ऊपर से नीचे की तरफ आप समझो कि एंटीरियर से ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है भैया, आप समझो कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कब होगा भाई, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, डायफ्राम का, ठीक है। तो आपने क्या समझा भैया, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम का तो इससे क्या होगा बताओ जरा, इससे हम लोग का भैया थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, ठीक है, आप समझो कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा, समझे। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भैया इससे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
कौन से डायरेक्शन में या कौन से डायरेक्शन में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है भाई, आप बताओ जरा कौन सा डायरेक्शन में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, ठीक है, समझे। तो कौन से डायरेक्शन में बताओ, ये हम लोग का होता है भैया एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, समझे, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में क्या होता है भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में कौन सा भैया, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में भैया आप समझो कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, समझे ना, समझ है आपको भाई, ये आपको कंप्लीट समझ आया होगा, ठीक है भाई। अब बात करते हैं जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भैया इंक्रीज हो जाएगा, चलो हम मान गए कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ गया, तो इससे क्या होगा भैया, लंग्स के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा भैया, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम आप समझो ना, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया भैया। देखो थोरेसिक चैम्बर और लंग्स आपस में, ये थोरेसिक वॉल जो है लंग्स से, थोरेसिक वॉल क्या होता है, लंग्स से जुड़ा हुआ होता है, लंग्स के साथ अटैच होता है, समझे, लंग्स के क्लोज कांटेक्ट में होता है, मतलब थोरेसिक चैम्बर बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़े होगा, मतलब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा भैया, आप समझो ना। ये दो हम लोग थोरेसिक, ये हम लोग का क्या भैया, आप समझो कि ये मेरा है क्या, ये है भाई थोरेसिक, क्या थोरेसिक वॉल है और ये लंग्स का वॉल है, समझे। तो मैं इसको एक मार्कर को मैं इधर खींचूंगा भाई, तो ऑटोमेटिक दूसरा भी इसके पीछे आएगा, बिल्कुल आएगा भैया, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये लंग्स का वॉल, थोरेसिक वॉल, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है भैया, समझे ना। तो अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो आप समझो कि ऑटोमेटिक लंग्स का वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, समझे ना, समझ है आपको। तो इस केस में जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा भाई, तो आप समझना है कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, इससे आप समझो कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या हो जाएगा भाई, हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भाई ये डिक्रीज हो जाएगा भाई, समझे। और जैसे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जैसे भैया लंग्स के अंदर का प्रेशर, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हुआ, तो आप समझो कि एयर जो कि लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, एयर क्या हो जाएगा, एयर जो कि लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, समझे, एयर जो कि भैया लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, समझे। तो आप समझो कि एयर एंटर्स इनटू लंग्स, एयर एंटर कर जाएगा भैया, एंटर्स इनटू लंग्स, समझे। इसी को बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, बताओ जरा, क्या बोलते हैं इसको भैया, हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेशन, समझे। तो आखिर में पहले ये तो आपने समझ लिया, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया भैया, डिक्रीज हो गया। अब बात करते हैं, देखो अब बात करते हैं भैया आगे, इसको भी देख लेते हैं और कौन से मसल का रोल होता है, ठीक है। तो ये तो डायफ्राम मसल आपने देख लिया, डायफ्राम मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, समझे। अब देखो भैया, अब बात करते हैं कौन सा मसल और कौन से मसल का रोल होता है भैया, और कौन से मसल का रोल होता है किसमें, आप समझो कि इंस्पायरेशन में। तो कौन से मसल भैया, इसमें हम लोग के, और किसका होता है कॉन्ट्रैक्शन, और इसमें भैया कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, समझे। कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका, बताओ जरा, और कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका भाई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका होता है, कॉन्ट्रैक्शन और भाई एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझे। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल है भाई, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, इनका क्या होता है भाई, इनका होता है कॉन्ट्रैक्शन, समझे। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है किसका भाई, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है भाई, और हम लोग का होता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन, समझे। तो जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भाई क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जब क्या होता है भैया, इनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आप समझना है क्या होगा भाई, इससे हम लोग का जो रिब्स एंड स्टर्नम है ना, ये क्या करता है भैया, जब आप समझो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो क्या होता है भैया, जो रिब्स एंड स्टर्नम, जो हम लोग के क्या भैया रिब्स एंड स्टर्नम है ना, जो रिब्स एंड स्टर्नम आप समझना मूव्स, आप समझो किस कहाँ मूव करता है भैया, हम लोग के मूव कर जाता है कहाँ भाई, मूव अपवर्ड, आप समझो कि रिब्स एंड स्टर्नम
मूव्स कहाँ भैया, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, समझे, आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर की तरफ आप समझो कि बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ ये मूव कर जाते हैं। आप समझे, आपको आप समझो कि कहाँ भैया, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऊपर आप समझो कि बाहर और ऊपर की तरफ, बाहर और ऊपर की तरफ ये मूव कर जाते हैं। आप खुद सांस लो तो आप देखो कि आपका जो कि आपके रिब्स एंड स्टर्नम भैया कहाँ, बाहर और ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट हो जा रहा है, समझे, बाहर एंड ऊपर की तरफ ये मूव कर जाते हैं, समझे ना। तो बाहर और ऊपर की साइड क्या हो जाता है भैया, रिब्स और स्टर्नम का मूवमेंट हो जाता है। खुद एक्सपेरिमेंट करो, खुद प्रैक्टिकल करो भाई, खुद देख सकते हो, महसूस कर सकते हो क्या होता है भैया, रिब्स और स्टर्नम आप समझो कि आउटवर्ड मींस बाहर और ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट होता है, बाहर और ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट होता है, समझे, बाहर और ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। ऐसा होने से क्या होगा भैया, ऐसा होने से क्या होगा, तो ऐसा होने से भैया क्या हो जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ जरा। ऐसा होने से भैया क्या हो जाएगा, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम आप समझो क्या हो जाएगा, इससे भैया हम लोग का थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल भाई, आप समझो कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम, ठीक है। तो इससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज हो जाएगा, समझे, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा भैया। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम आप समझो कि कौन से डायरेक्शन में इनका इंक्रीज होता है, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, समझे, डोर्सल वेंट्रल एक्सिस मींस डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्शन भैया, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर क्या होता है भैया, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस पर आप समझना है कि भैया क्या होता है, आप समझो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भैया इंक्रीज हो गया तो क्या होगा भैया, इससे आप समझना है क्या हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो गया, इससे क्या हो जाएगा भैया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, समझे। तो इससे क्या होगा भाई, इंट्रा पल्मोनरी, इससे क्या होगा बताओ जरा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा भाई, इससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, समझे ना। तो इससे आप समझो भाई कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो क्या हो जाएगा, इससे डिक्रीज हो जाएगा। और जब भाई इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भैया डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा भैया, एयर एंटर इनटू लंग्स, मतलब इंस्पायरेशन, समझे, एयर जो कि भैया एयर एंटर्स इनटू लंग्स, समझे, एयर जो कि भैया एंटर्स इनटू लंग्स मतलब इंस्पायरेशन हो जाएगा, समझे, मतलब इंस्पायरेशन हो जाएगा, समझ है आपको। तो आपने कॉन्सेप्ट को आपने समझा, कॉन्सेप्ट आपको याद हो, कॉन्सेप्ट आपको समझ है कि एक्चुअल भैया क्या हुआ, आखिर में इंस्पायरेशन कैसे हुआ, आपने समझा ना भाई, बताओ जरा कि आखिर में इंस्पायरेशन होने के लिए भैया किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, कौन से मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बताओ जरा हम लोग के भाई, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भैया कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, इनका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है भैया तो डोम शेप से फ्लैट हो जाते हैं, और जब ये फ्लैट होते हैं तो क्या होता है, इससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। कौन से डायरेक्शन में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है भैया तो इससे आप समझना कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो क्या भाई, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मींस लंग्स के अंदर का प्रेशर जो कि डिक्रीज हो जाता है। वही सेम चीज है, देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, तो भैया रिब्स और स्टर्नम, कौन से हम लोग के रिब्स एंड स्टर्नम बाहर और ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट होता है। तो इससे क्या होता है भैया, इससे आप समझो कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो आप समझो कौन सा डायरेक्शन में, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, समझे ना, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में क्या होता है भैया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे हम लोग का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इससे क्या होगा बताओ जरा, इससे आप देखो भैया कि जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता। ओवरऑल आप समझो कि ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल आप समझना भैया कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है भैया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर मींस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया भैया तो एयर जो कि लंग्स के अंदर एंटर कर जाएगा, एयर जो कि भैया लंग्स के अंदर एंटर
कर जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बताओ जरा, इसी को तो बोलते हैं इंस्पायरेशन, इसी को तो इंस्पायरेशन बोला जाता है। तो आपको इसका मैकेनिज्म समझ आए कि आखिर भाई इंस्पायरेशन का क्या मैकेनिज्म है, अच्छे से समझ आए आपको। ठीक, इसके बाद बात करेंगे हम लोग क्या एक्सपायरेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आपने इंस्पायरेशन के बारे में जान लिया, समझ लिया, अच्छे से आपको बन जाएगा। अब बात करते हैं क्या भाई इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि आखिर में एक्सपायरेशन कैसे होता है। समझे आपने इंस्पायरेशन कैसे होता है इसको देख लिया। अब बात करते हैं भाई एक्सपायरेशन कैसे होता है। ठीक है, चलो भाई, ठीक है, चले आगे। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा भाई। ठीक है, चलो तो अब बात करते हैं एक्सपायरेशन मीन्स एयर को आप कैसे मतलब भैया क्या करोगे, एक्सपायर करोगे, एक्सहेल करोगे, कैसे एक्सहेलेशन का मैकेनिज्म है इसको देखते हैं भाई। ठीक है, ये सिंपल है तो और भी सिंपल है, तो हम लोग का भाई क्या और भी सिंपल है, समझे ना। ये भी और क्या है भाई, ये हम लोग का सिंपल है, समझे। देखो तो आखिर में भाई बात करते हैं क्या हम लोग एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा भैया, इसमें होता है रिलैक्सेशन, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इसमें क्या नहीं होगा बताओ जरा, इसमें एक मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इसमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। यही खासियत है कि इसमें रिलैक्सेशन होता है, इसमें रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, समझे। तो आखिर में इसमें किसका रिलैक्सेशन होता है बताओ जरा, इसमें भैया हम लोग के डायफ्राम का रिलैक्सेशन होता है, समझे ना। और किसका भाई, और इसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भैया क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, समझे। तो आखिर में इसमें किसका होता है रिलैक्सेशन, आप समझो इसमें किसका होता है रिलैक्सेशन भाई, इसमें रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन होता है किसका भाई, इस बताओ जरा, इसमें डायफ्राम का भैया, डायफ्राम का भाई क्या होता है रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इसमें भाई डायफ्राम का भैया होता है क्या रिलैक्सेशन। ठीक है भैया, चलो और किसका होता है रिलैक्सेशन बताओ जरा, और होता है किसका भाई बताओ, और होता है भैया इसमें रिलैक्सेशन किसका, हम लोग के भैया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, किसका भैया रिलैक्सेशन ऑफ किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझे। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, समझे, इंटरकोस्टल मसल, आईसीएम मतलब इंटरनल कोस्टल मसल, आईसीएम मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, तो इसमें आपको समझ आया भाई रिलैक्सेशन होगा किसका, डायफ्राम का, और किसका होगा रिलैक्सेशन बताओ जरा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का भैया इसमें रिलैक्सेशन होगा। जब रिलैक्सेशन होगा भैया तो क्या होगा बताओ जरा, जब डायफ्राम का रिलैक्सेशन होगा तो आखिर में डायफ्राम पहले क्या था, पहले हम लोग का भैया जब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये फ्लैट हो गया था ना। जब डायफ्राम का भैया कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, देखो कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये क्या हो गया था, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये फ्लैट, ऐसे ये फ्लैट हो गया था, समझे। ये फ्लैट हो गया था भैया, कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो ये क्या हो गया था फ्लैट, समझिए। देखो भैया कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ था तो क्या हो गया था, ये फ्लैट हो गया था। अब जब इसका रिलैक्सेशन हुआ भैया, जब इसका रिलैक्सेशन तो ये फिर से फ्लैट से भैया, फिर से फ्लैट से आप समझो कि क्या हो जाएगा, ये फ्लैट से आप समझना कि ये फ्लैट से आप समझो क्या हो जाएगा, ये फ्लैट से हम लोग का वापिस से भाई डोम शेप का हो जाएगा, समझे। तो वापिस से आप समझना कि भैया क्या हो जाएगा भैया, ये डोम शेप का, ये भाई हम लोग के डोम शेप का, समझे। कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो फ्लैट हो गया था डायफ्राम, पहले नॉर्मल, तो ये कैसा नॉर्मल, हम लोग नॉर्मल आप समझना कि डायफ्राम कैसे रहता है भैया, ये हम लोग का डोम शेप का होता है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो फ्लैट हो गया था, लेकिन जब रिलैक्सेशन होगा, डायफ्राम का रिलैक्सेशन हुआ तो वापिस से क्या हो गया भाई, ये डोम शेप का हो गया। ठीक है, समझे। अब देखो जब डायफ्राम भैया डोम शेप का हो गया, जब डायफ्राम डोम शेप का हो गया तो इससे क्या होगा भैया, इससे आप समझना हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का भाई थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज कर जाएगा कि इंक्रीज, हम लोग का भाई थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, समझे ना। तो वो आप समझो क्या होगा इससे भैया थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा भैया, थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम क्या हो जाएगा डिक्रीज, समझे। इससे भाई थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, समझे। इससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, समझे। और अब समझो जब रिलैक्सेशन होगा किसका भैया, जब हम लोग के एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन होगा भाई, आखिर में थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में होगा, आखिर में कौन से डायरेक्शन में आप समझो कि डिक्रीज होगा। मैं तो आपको बताया था एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में क्या हो जाएगा भैया, इसका ये वॉल्यूम इसका डिक्रीज हो जाएगा, समझे।
और जब देखो भाई रिलैक्सेशन, जब रिलैक्सेशन किसका भैया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है भैया, जब इसका होता है क्या, रिलैक्सेशन, तो क्या होता है भैया, इससे हम लोग का भाई समझो, बताओ जरा, इससे क्या होगा, जो रिब्स और स्टर्नम, जो रिब्स और स्टर्नम है भैया हम लोग के, आप समझो कहाँ, जो रिब्स और स्टर्नम है ये हम लोग के नीचे और अंदर की तरफ, आप समझो कि अंदर और नीचे की तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है, समझे ना। तो आप समझना कि भैया इसका मूवमेंट क्या होता है भैया, रिब्स एंड स्टर्नम का मूवमेंट, रिब्स एंड स्टर्नम का मूवमेंट, आप समझो कि रिब्स एंड स्टर्नम जो है भैया ये क्या होता है, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स, ये मूव कर जाता है कहाँ पर, आप समझो कि इनवर्ड, समझे, इनवर्ड, समझे, रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनका मूवमेंट भैया, इनका मूवमेंट इनवर्ड एंड डाउनवर्ड की हो जाता है, समझे, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, समझे, नीचे और अंदर की तरफ, नीचे आप समझो कि अंदर और नीचे की तरफ, अंदर और नीचे की तरफ आ जाता है, समझे, अंदर और नीचे की तरफ आ जाता है भैया, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब नीचे, इनवर्ड मीन्स अंदर, समझे, इनवर्ड मतलब अंदर, डाउनवर्ड मीन्स नीचे, तो आप समझो कि अंदर और नीचे की तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है भैया, कब होगा, जब रिलैक्सेशन होता है किसका, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, जब रिलैक्सेशन होता है तो आखिर में जो रिब्स और स्टर्नम है ये हम लोग के इनवर्ड मीन्स अंदर और नीचे की तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है। ऐसा होगा तो क्या होगा भाई, ऐसा होगा तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, समझे, ऐसा होने पर, ऐसा होगा तो क्या होगा भैया, ऐसा होगा तो आप समझना भैया थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, समझे। तो इससे क्या होगा भैया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इससे इंक्रीज हो जाएगा, समझे, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भैया क्या हो जाएगा, अगर थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो ओवरऑल देखो ना, ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल आप समझना भैया कि थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज की डिक्रीज, डिक्रीज, समझे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा भैया तो प्रेशर कम हो जाएगा, कम कि कैसे बताओ जरा, वॉल्यूम ये क्या हो गया भैया, वॉल्यूम इंक्रीज की डिक्रीज भैया बताओ जरा, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा भैया, थोरेसिक आप समझो ना, रिब्स और स्टर्नम का अंदर और आप समझो कि नीचे की तरफ मींस इनका आप समझो कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज नहीं होगा, समझे, क्या इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इनके आप समझो कि जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा भाई, ओवरऑल आप समझो क्या हो गया, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, तो इससे क्या होगा भैया, हम लोग का जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर मींस लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, ये हम लोग का इंक्रीज हो जाएगा, समझे, इस क्या हो जाएगा भैया, इंक्रीज हो जाएगा, इससे क्या होगा आप समझो, इससे हम लोग का भैया इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इससे आप समझो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इससे आप समझना क्या होगा भैया, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा भैया, इससे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर भाई इंक्रीज हो जाएगा, समझे, इससे भैया इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग का भैया इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा भैया बताओ जरा, इससे क्या होगा, लंग्स से एयर कहाँ चला जाएगा, एटमोस्फेयर में चला जाएगा, लंग्स से एयर बाहर निकल जाएगा भैया, मतलब एक्सपायरेशन हो जाएगा, मतलब क्या होगा भैया, एयर मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, समझे, क्या बोल सकते हैं भैया कि एयर जो कि लंग्स से बाहर चला जाएगा, समझे, तो एयर मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, एयर मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, समझे, मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, समझे, तो आखिर में एयर भैया क्या हो जाएगा, लंग्स से बाहर क्या हो जाएगा भैया, मूव कर जाएगा, समझे, तो एयर मूव्स आउट फ्रॉम लंग्स, समझे, लंग्स से भैया एयर जो कि बाहर निकल जाएगा, लंग्स से भैया एयर हम लोग का बाहर निकल जाएगा, लंग्स से एयर भाई बाहर निकल जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है भाई, समझ है आपको। तो आखिर में एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन भैया हम लोग का समझो, इसमें क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है किसका, थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम का, थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम का क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, जब रिलैक्सेशन होता है किसका, डायफ्राम का, और जब रिलैक्सेशन होता है किसका भैया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का, समझे ना। तो इससे क्या होता है भैया बताओ जरा, इससे जो रिब्स और स्टर्नम है क्या होता है, आप समझो कि अंदर और नीचे की तरफ मूवमेंट हो जाता है, जिससे थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाता है। ओवरऑल क्या हो रहा है भाई, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होगा भाई, इससे आप समझो कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, लंग्स के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्रेशर लंग्स के अंदर का प्रेशर
इंक्रीज हो गया और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो क्या होगा भैया, लंग से एयर हम लोग का एटमॉस्फेयर में बाहर चला जाएगा, समझे ना। तो इसे बोलते हैं कि इसे बोला जाता है कि एक्सपायरेशन, इसे हम लोग बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो आपको अच्छे से समझ जाए कि एक्सपायरेशन कैसे होता है, इंस्पायरेशन कैसे होता है। कोई भी डाउट आपको थोड़ी है भाई इसमें नहीं होना चाहिए भैया, क्योंकि इसमें सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा, इसमें किसी भी टाइप का डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ है आपको, एक बार ध्यान से उसको देखो भैया कि आखिर में हम लोग ने क्या क्या देखा, कौन कौन से मसल का इसमें रिलैक्सेशन होता है, ये आप देखो, ठीक है। चलो भाई, तो ये तो आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। देखना, अब बात करते हैं भैया एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि पता होना चाहिए आपको, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में भैया बात करते हैं क्या हम लोग कि जो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, आप समझो भाई, क्या समझो क्या कि आखिर में भैया हम लोग बात करेंगे कि जो इंस्पायरेशन, ठीक है, एक इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आप समझना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या भैया, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्या, बताओ जरा। हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बताओ जरा। अब हम लोग बात करेंगे फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में, समझे। तो अब देखो भैया, बात करते हैं क्या फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में, ठीक है। तो आखिर में फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक होता है क्या फोर्सफुल एक्सपायरेशन, एक होता है फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक होता है क्या भैया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो आखिर में फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन कौन से मसल इनमें इन्वॉल्व होते हैं, बस उसको आपको वो चीज आपको बस पता होना चाहिए, बाकी आपको सारा सेम मैकेनिज्म होगा, ठीक है। लेकिन फोर्सफुल एक्सपायरेशन मसल में, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए कौन कौन से मसल का रोल है, इसको आपको ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन में आप समझो कि हम लोग का भाई डायफ्राम मसल का रोल तो होगा ही होगा, समझे। डायफ्राम मसल का रोल होता है, समझे ना, डायफ्राम मसल का रोल होता है। और होता है किसका भी है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और किसका होता है रोल, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का होता है रोल, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, समझे ना। अब बात करते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। इसके लिए भैया इसमें आप समझो किसका, इसमें आप समझना है कि इंटरकोस्टल मसल, इसमें भैया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है, समझे। इसमें फोर्सफुल एक्सपायरेशन के लिए आप समझो कि इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल होता है भैया, ये आपका रोल प्ले करता है, एक्सटर्नल का नहीं होता, इसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का क्या होता है, रोल होता है। और किसका भैया, और एब्डोमिनल मसल, और किसका भाई, एब्डोमिनल मसल, ये आप किसका होता है, और एब्डोमिनल मसल का क्या होता है, रोल होता है किसमें भैया, बताओ जरा। एब्डोमिनल मसल का भैया हम लोग का रोल होता है किसमें, फोर्सफुल एक्सपायरेशन में। तो आखिर में फोर्सफुल एक्सपायरेशन के केस में इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल, ये दो मसल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, समझे ना। और फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए भैया डायफ्राम मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, आप समझ रहे हैं कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन के लिए और भी मसल होते हैं, और भी मसल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, एक होता है स्क्लीन मसल, एक होता है पेक्टोरलिस मसल, एक होता है क्या स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ये सारे मसल आपके फोर्सफुल इंस्पायरेशन में रोल प्ले करते हैं। जो स्क्लीन है, जो एस्क्लीन, पेक्टोरल्स एंड स्टेर्नोक्लीडोइड मसल, ये आपके होते हैं भाई। लेकिन आप समझो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, तो आपको उतना नहीं पढ़ने का कोई क्या नहीं है, नीड नहीं है, समझे, इतना मोर देन सफिशिएंट है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, दोनों के दोनों कैसे होते हैं भैया, ये दोनों के दोनों हम लोग के क्या बताओ जरा, दोनों के दोनों हम लोग के एक्टिव है कि पैसिव प्रोसेस, भैया दोनों के दोनों क्या बताओ जरा, ये हम लोग के एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव क्यों, क्योंकि इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है क्या, बिल्कुल भैया इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, समझे। इसमें हम लोग का क्या होगा भैया, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिव प्रोसेस, समझे। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इसमें क्या दिया हम लोग का एक्टिव प्रोसेस है भैया। एक्टिव प्रोसेस में इसमें आप समझो कि एटीपी लगेगा। एटीपी क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन, मसल का जहां पे कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्या लगेगा, एटीपी लगेगा। मसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब एटीपी लगेगा ही लगेगा। बिना भैया पैसे का कुछ काम नहीं होता, बिना पैसे के तो क्या बोलते हैं उसको, कुछ नहीं मिलता, समझे ना। तो आपको समझ है, आपको पानी भी आज नहीं मिलता, पता है ना आपको, ठीक है। तो एक्टिव प्रोसेस है भाई, इसमें आप समझो कि इसमें एटीपी का रिक्वायर्ड होता है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन एंड फोर्सफुल एक्सपायरेशन दोनों ही की दोनों
दोनों के दोनों, समझे। और वही हम लोग बात करें क्या, नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक, अब वही बात करें हम लोग भैया कि नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है, नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक, ये कैसा होता है भैया बताओ जरा मेरे को, नॉर्मल इंस्पायरेशन और कौन सा, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो आखिर में भैया नॉर्मल इंस्पायरेशन और नॉर्मल एक्सपायरेशन की मैं बात करूं तो नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसा होता है बताओ जरा। नॉर्मल इंस्पायरेशन जो है भैया हम लोग का होता है क्या, पैसिव प्रोसेस। ये कैसा होता है भैया, ये होता है क्या, पैसिव, समझे। नॉर्मल इंस्पायरेशन होता है पैसिव, ये होता है पैसिव। और नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है कैसा भैया, यह होता है कैसे बताओ जरा, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव की पैसिव। बताओ जरा भैया, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव की पैसिव। भैया देखो ना जल्दी जल्दी में काम बिगड़ा हो जाता है, समझे ना, आराम से समझे। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव की पैसिव भैया ये होता है क्या, एक्टिव, ये होता है कैसे, एक्टिव, समझे। और नॉर्मल एक्सपायरेशन होता है क्या, ये होता है पैसिव, ठीक है, ये होता है भैया कैसे, पैसिव। तो आखिर में कैसे भाई आप समझो, आप समझो भाई कि आखिर में क्या होता है, आप समझना कि आप समझो भी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव क्यों है, क्योंकि इसमें मसल का कॉन्ट्रैक्शन, इसमें डायफ्राम मसल का और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का क्या हो रहा था भैया, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब एटीपी लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन हुआ मतलब एटीपी लगेगा। तो नॉर्मल इंस्पायरेशन इज द एक्टिव प्रोसेस, समझे ना। नॉर्मल इंस्पायरेशन क्या होता है भाई, एक्टिव प्रोसेस होता है। नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव होता है, इसमें एटीपी नहीं लगता क्योंकि मसल का कहाँ, इसमें तो मसल का रिलैक्सेशन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं। नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होता है, अभी देखे थे, रिलैक्सेशन होता है किसका, डायफ्राम मसल का रिलैक्सेशन, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का रिलैक्सेशन। तो इसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, समझे ना। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन भैया कोई भी कॉन्ट्रैक्शन, कोई किसी भी मसल का, किसी भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। इसीलिए आप समझो कि नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस होता है। बाकी जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन है, जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, दोनों के दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों के दोनों हम लोग के एक्टिव प्रोसेस है। दोनों के दोनों कैसे होते हैं भैया, हम लोग के एक्टिव प्रोसेस होते हैं। तो आपको ये समझ है, नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्टिव प्रोसेस, समझे। नॉर्मल एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस, क्योंकि इसमें कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। तो आपको ये क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, क्या आखिर में भैया ब्रीथिंग का क्या मैकेनिज्म है, कौन कौन से मसल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से मसल्स का इसमें रोल होता है, सब चीज आपको समझ आया होगा। पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आई होप सारा चीज आपको क्लियर समझ आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में, थैंक यू।